सो हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो बिल्कुल बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं। जैसे हम लोग को फर्स्ट स्टडी करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ओके, जैसे फर्स्ट में लिखता हूँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट जो मॉलिक्यूल आता है, फर्स्ट टाइप जो आता है, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। हाँ, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल एटम होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? सिंगल एटम होते हैं। ओके, ये लेक्चर नंबर 1। जैसे इसे कुछ एग्जांपल्स आइए देखते हैं। जैसे देखिए, एक जी, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जैसे हीलियम। ठीक है, जैसे जो भी इनर्ट गैसेस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है, ये सब इनर्ट गैसेस हैं जो सिंगल एटम से बने होते हैं। ठीक है, ये कैसे बना है? मेड ऑफ सिंगल एटम्स। इनको भी मॉलिक्यूल्स बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हालांकि इस मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल एटम है, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से अपना एग्जिस्टेंस, इसके पास खुद का एग्जिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे कुछ और एग्जांपल लिया जाए जो इनर्ट के एग्जांपल दिए, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, निकल हो गया, ठीक है, ऐसे ही टाइटेनियम हो गया। ये सब कुछ एग्जांपल्स है। इसको आप ऐसा याद कर सकते हो, टाइनी फेकू, टाइनी फेकू। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें अगर हम दोनों के बीच डिफरेंस देखें ना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? पहले बात तो इनर्ट है और दूसरा है कि ये रिएक्टिव है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि इसमें देखो, आप देख सकते हो कि इन इन वालों में क्या है, इनका ऑक्टेट जो है ना, ऑक्टेट समझते हो? ऑक्टेट का मतलब हो जाता है जहां पर ये पूरी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे हों, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट जो है ना वो कंप्लीट है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ओके, ऐसे ही क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट है तो इट विल नॉट रिएक्ट। कोई जरूरत ही नहीं रिएक्ट करने की या कंबाइन विथ विथ एनी अदर मॉलिक्यूल या एटम। ठीक है, और एटम, ठीक है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। ओके, इसलिए इनर्ट कहलाता है। अच्छा, जबकि इसकी बात करें, दूसरे वाले की, तो इनकी बात करें, जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, आयरन हो गया, टाइटेनियम हो गया, निकल हो गया। ठीक है, इनके पास ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते। ठीक है, ये लोग मेटेलिक बाइंडिंग शो करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो आपकी, डू नॉट दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करते। ठीक है, नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। दे, आप में भी लिख सकते हो, दे शो मेटेलिक बॉन्डिंग। ये लोग क्या करते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग शो करते हैं। ओके, तो ये हुआ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। Okay? चलिए अब आगे बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चला जाए। तो आते हैं पॉइंट पर जिसका नाम है डायटोमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज चल रहा है यार, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऐसे इसमें दो टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर दो कैटेगरी आ जाएगी। पहली जो कैटेगरी आती है
वो होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और सेकंड है पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड है पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, से कुछ एग्जांपल्स देख लो आप, जैसे डायरेक्टली मैं एग्जांपल्स पे चलता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल देखो पोलर का, नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर में क्या होता है, देखो दो एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, दो एटम्स है हाइड्रोजन के अंदर, तो H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ऐसे देखो नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी दो एटम्स है नाइट्रोजन के, ऐसे ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सब सेम टाइप के हैं। तो इनके अंदर अगर आप बात करो ना, तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जिनसे ये मॉलिक्यूल बन रहा है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल हैव नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ोगे आगे चलकर। ठीक है, अभी के लिए याद रखो दोनों सेम टाइप के एटम्स है जिनसे मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ये नॉन पोलर के। ठीक है, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। जबकि मैं पोलर की बात करूं अगर, तो पोलर वाले में आप देखोगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका कुछ एग्जांपल पर मतलब देखो, जैसे कि हाइड्रोजन के हिसाब से बात करें, जैसे HCl हो गया। ठीक है, ऐसे और देखो HCl के बाद HI हो जाता है। ठीक है, HBr हो जाता है। ठीक है, ये सब एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, यहाँ पे एक्सेट्रा। तो जैसे इनके अंदर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, क्लोरीन का और बाकी जो आयोडीन ब्रोमीन का ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयर इज डिफरेंस इन, देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। EN लिखा है मैंने शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया डायटोमिक का दो केस। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ Cl। ठीक है, या Br या आयोडीन। समझे, तो ये हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स। ऐसे ही अगर मैं और भी एक्सप्लेन करूं, जैसे कि और भी कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो से भी अधिक है, उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। ठीक है, जैसे थर्ड केस में आते हैं, आइए। तो थर्ड केस जो आएगा वो आएगा आपका पॉली एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखा जाए, देखो तो इसके कुछ एग्जांपल्स में मोर देन 2 एटम्स है उसको पॉली एटॉमिक बोलेंगे। एग्जांपल आप याद रखो, जैसे कि जैसे HCN, देखो 3 एटम्स है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, O3, ओजोन। ठीक है, तो दो से अधिक होना चाहिए, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। मतलब जैसे ओजोन में देखो आप सभी के सभी एटम्स किसके हैं, सभी के सभी एटम्स हैं ऑक्सीजन के। HCN में H है, एक C है, एक N है, तो तीनों अलग अलग है। तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट कुल मिलाकर दो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखो अमोनिया का एग्जाम्पल है। अमोनिया देखो उसमें कितने एटम, एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के हैं, मतलब 4 एटम। जैसे और एग्जाम्पल हो, जैसे कि तुम अगर एग्जाम्पल लो जैसे वाटर, देखो 2 हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन, कुल मिलाकर 3 एटम्स हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोले HNO3, ठीक है, HNO3 में कितना हो गया, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे ही देखो C2H5OH। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे एटम्स हैं। तो ये सब एग्जांपल हो गए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, से बहुत सारे बना सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसका नाम है
कि हम ये सब बेसिक बेसिक ही चल रहा है, पहले क्लास सब बिल्कुल बेसिक, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और बेसिक सा टर्म आप समझ के रखो, जैसे केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिकली, ध्यान से देखिएगा, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई एलिमेंट है, मान लो एक्स, ठीक है। अब उस एक्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ देखो एक्स लिखा, एक्स के ऊपर यहाँ लिखा मान लो ए, और नीचे लिखा मान लो जेड। अब ये ए क्या है और जेड क्या है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वेयर ए, या वेयर एक्स क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स जो हो गया वो एलिमेंट हो गया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, एनी एलिमेंट। और अगर मैं बोलूं कि ए क्या है इसका, तो देखो ए हो जाता है इसका मास नंबर, ये हो गया इसका मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास नंबर को हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करेंगे, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दोगे तो मास नंबर निकलेगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहले समझो ए क्या है, मास नंबर, और क्या है जेड, जेड है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। तो एक है मास नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, और एक नीचे है जेड जो है एटॉमिक नंबर, बहुत बेसिक बेसिक चीज चल रहा है, ठीक है। ये सब हो गया, चलो ठीक, अब नेक्स्ट पेज चला जाए। अब देखो इसमें हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो आप जानते होंगे कि जैसे एक एटम होता है तो बीच में यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो यहाँ पर होते हैं, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन्स, इसे इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन है, दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के हिसाब से हम लोग मास नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए, देखिए तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड the number of protons, electrons and neutrons, ठीक है। हमको कैसे फाइंड करेंगे इन एन एटम, एक एटम के अंदर, इन एन एटम, ठीक है। तो एक सवाल है मान लो ऐसा, अब जैसे इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखना, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करने की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ NHP, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम क्या होता है, जिसमें कोई चार्ज ना हो, जैसे O लिखा है मैंने बस, तो O क्या हो गया, एक न्यूट्रल एटम। बट अगर O प्लस लिख दूंगा या O माइनस लिख दूंगा तो वो न्यूट्रल एटम नहीं रहा, फिर वो आयन हो गया, समझे। तो एक न्यूट्रल एटम मतलब कोई भी एटम, मान लो C लिखा है सिर्फ, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो न्यूट्रल है। बट अगर प्लस या माइनस लिखा है तो कैटायन या एनायन बन जाएगा, तो मैं कैटायन एनायन की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लोगे वैलिड ओनली फॉर, या रुको पहले इसको एक हम लोग कवर कर देते हैं इस तरह से, तो ये हो गया इस तरह से, इसको याद रखने लायक बात है, और याद रखेंगे कि ये क्या है, वैलिड फॉर, वैलिड ओनली फॉर न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं और भी कुछ लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल
इफ आई वांट टू राइट द मास नंबर, तो मास नंबर कैसे आप निकालोगे? एटॉमिक नंबर तो आपने निकाल दिया ही रहा, ठीक है। मास नंबर देखो, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिखा मैंने इसका, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। अच्छा, अगर थोड़ा सा और इसमें खेल किया जाए, फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मास नंबर का सिंबल आपने पिछले पेज पर देखा था, ये देखो मास नंबर को हम लोग बोल रहे थे, ये देखो मास नंबर क्या बोल रहे थे, ए, है ना। तो ये कैपिटल ए है, इसको मैं मतलब मास नंबर को लिख सकता हूँ कैपिटल ए इज इक्वल टू व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप क्या बोल रहे हो अभी जस्ट देखो, प्रोटॉन को आप क्या बोल रहे हो, एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर को आप बोलते हो कैपिटल जेड, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, कैपिटल जेड इसका सिंबल है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम बोल सकते हैं मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बदले, ये नंबर प्रोटॉन्स लिखा है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ उसके बदले, मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी लिख सकता हूँ, इसमें फिलहाल अभी यही लिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। अब मैं इस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पर z लिख सकता हूँ, बस समझ में आ रही है। और एज इट इज ऊपर से n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है दैट इज a इज इक्वल टू z प्लस n n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एंड अगर यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, a माइनस जेड, ठीक है। इस तरह से एक और फॉर्मूला मुझे मिला, तो एक यहाँ मिला नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इतना कुछ आपके पास है तो आप इसको यूज करते हुए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट करें। जैसे आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एक टेबल बनाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे तो इतना ही करते हैं, सॉरी, तो आइए देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लिया जाए, फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल है, जैसे कार्बन का ही लेता हूँ मान लो, तो कार्बन का C6 ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि हम एक करके आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसका निकाला जाए, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ लिख रहा है, ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। एटॉमिक नंबर ही, जैसे लास्ट पेज पे चलो, एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, ये देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। तो नंबर प्रोटॉन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नीचे लिखा है वही आ जाएगा, तो ये रहा इसका नंबर 6, ठीक है। अच्छा पीछे आप फिर से वापस चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, नंबर प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी वही होता है न्यूट्रल एटम में जो उसका प्रोटॉन का नंबर होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर भी कितना है 6, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना आ जाएगा, देखो 6, ये देखो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस जेड, ठीक है। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज जेड, जैसे ये एक्स है, ठीक है। ऊपर में क्या होगा इसके, तो ऊपर में होगा ए, नीचे होगा जेड, ठीक है। अब ये ए इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए माइनस जेड कर दो, तो यार ऊपर के यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है 12,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ निकालूं ए की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12 माइनस व्हाट इज जेड, जेड यहाँ पे होता है, ये जेड देखो, तो जेड यहाँ पर क्या है 6 है ना, तो यहाँ पर जेड 6 है, 6 पुट करो, 12 माइनस 6 करोगे तो यू विल गेट 6। ठीक है, इसमें सारे के सारे 6 आ गए, बात समझ में आई? इस तरह से करते हैं। ठीक, चलो एक और करते हैं, जैसे चलो एक और लिया जाए, मान लो मैं इस बार एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर N7 और यहाँ पर 14। ठीक है, अब देखो खुद से करो, इसको ट्राई करो, चलो खुद से करो। ऐसे ही मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, चलो सोडियम का 1123। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए करिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो आई होप आपका हो गया होगा, या फिर नहीं हुआ है तो पॉज करके कर लें सॉल्व। ठीक है, कर लिया, तो ट्राई करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन का, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 7 7। और अगर इसको निकालना है न्यूट्रॉन को, तो ऊपर 14 दिया है, 14 में से 7 को माइनस कर दो, है ना, ए माइनस जेड कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा, है ना। तो ए माइनस जेड माने 14 माइनस 7 कितना आया 7, ये 7 7 7 आ गया। ठीक है, तो सिमेट्रिकल आ रहा है। लेकिन अब देखो थर्ड वाले का, थर्ड वाले में देखो ये हो गया जेड, जेड माने नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। लेकिन इस बार देखो अगर हम माइनस करें ऊपर को 23 माइनस 11 कितना आ रहा है 12, तो देखो दूसरा आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर हो वही वाला नंबर न्यूट्रॉन का भी हो, सेम भी हो सकता है, जैसे यहाँ ऊपर में इन दोनों केसेस में सेम था, बट यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आई होप ये क्लियर है बात। ठीक है, चलो एक और करोगे, एक और करो, एक और करते हैं, जैसे जैसे एक और लिया जाए एल्यूमिनियम का, मान लो तो एल्यूमिनियम का 13 और एक होता है 27। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें हम, तो देखो नीचे तो 13 आ जाएगा डायरेक्ट, ये पे 13 आ जाएगा, इसको तो सिंपल सिंपल है। अब 27 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आया 14। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो ये हो गए सब एग्जांपल्स आपके, जिसमें हम लोग प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं। सब बहुत बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल पर चलते रहेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद जैसे कुछ डेटा है जो आपको याद कर लेना है। ओके, जैसे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले तो कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या याद करना है। जैसे देखो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इसका डेटा होगा। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है कुछ। ठीक है, तो मैं भी फिलहाल लिखूंगा वैल्यू क्या क्या है, जैसे अभी पहले एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक वैल्यू होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और चलो मैं वैल्यू अगर पुट कर दूं, जैसे इसकी वैल्यू लिखी जाए, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है 1.67 इंटू 10 to power -27, -27 kg। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, -27 मतलब बहुत ही छोटा है। ठीक, अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर केजी में लिखा जाए तो ये आता है 9.1 इंटू 10 to power -31, -31 है, और भी हल्का है, और भी छोटा वैल्यू -31। माइनस में जितना छोटा होगा उतना छोटा, मतलब माइनस में जितना बड़ी वैल्यू यहाँ पे माइनस में रहेगी ना, -31 है तो वो उतनी छोटी वैल्यू है, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है। तो -31 जो है वो स्मॉल वैल्यू है कंपेयर टू -27, ये बिग वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए, क्योंकि बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब इसको भी अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म्स में लिखें, मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शॉर्टनेस लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मतलब है उसका, इसका मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इज इक्वल टू, मैं से लिख सकता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन बाई 1837। ठीक है, मतलब अगर आप इसको और भी लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1837 1837 इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर होता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलाओगे तब जाकर एक प्रोटॉन का मास बनेगा, समझे? तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है प्रोटॉन की। ठीक है, जैसे आपका जो वेट है, आपका जो मास है, ठीक है, मास और वेट केमिस्ट्री में हम सेम मान के चलते हैं, हालांकि अलग अलग होता है बट स्टिल, जैसे मान लो आपका जो मास है, अगर आपका मास, जितना भी आपका मास है, ठीक है, सभी लोगों का अलग अलग है, जिसका भी जो भी मास है, आप इमेजिन कर लो कि आपका मास इतना है, आपसे 1837 टाइम्स ज्यादा हैवी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको इमेजिन करो। अगर आपका मास 100 केजी है मान लो, ठीक है, चलो मान लो आपका मास 50 केजी है, तो 50 केजी का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 केजी को इससे 1837 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगा इतना टाइम्स। ठीक है, तो एक तरह से आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कितना छोटा होता है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा भारी होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है यार, है ना? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल है। तो मैं एक चीज को लिख सकता हूँ कि दिस शोज, लिखेंगे कि दिस शोज दैट the mass of electron is negligible as compared to the mass of proton and neutron। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है एक एटम के अंदर, उसका मास ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अगर हम एक एटम की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कुछ एटम के मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, मतलब देता है ना के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का मास से एटम के मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। एटम का जो मास है वो मेनली दो लोगों की वजह से होता है। मेनली दो लोग कौन कौन से हैं? एक ये है प्रोटॉन और एक ये है न्यूट्रॉन। ये दोनों ही मेन मास बनाते हैं पूरे एटम का। जैसे मान लो क्रिकेट हो रहा है, मैच हो रहा है कोई, उसमें मान लो कोहली है और रोहित शर्मा है। ठीक है, तो कोहली ने मान लो बनाए 150 रन, ठीक है, रोहित शर्मा ने बनाए मान लो 150 रन। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना रन बना दिया? 300। ठीक है, अब मान लो वहां पर ईशांत शर्मा है। ठीक है, ईशांत शर्मा है, तो ईशांत शर्मा कितना रन बनाया? हालांकि ईशांत शर्मा रिटायर हो गया बट अब कोहली भी रिटायर हो गया। एनीवेज, तो मान लो ईशांत शर्मा है, तो ईशांत शर्मा ने बनाया 1 रन। ठीक है, तो रन तो इसने ही बनाया एक, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ रन है 301। 301 में से 300 रन तो इन दोनों ने बना दिया। ईशांत शर्मा ने बस एक ही बनाया, ये नहीं बनाया तब भी चलता, ना के बराबर रन बनाया। ठीक है, मतलब इतना सारा रन में 1 रन इसका है, कंट्रीब्यूशन इसका है लेकिन ना के बराबर है। असली कंट्रीब्यूटर तो ये दोनों है। तो यार ये एक हो गया, मान लो एक हो गया तुम्हारा प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, समझे? तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक बार देख लो यहाँ से, कुछ कॉपी करना कॉपी करो पॉज करके। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग नोट करके कि इनसाइड एन एटम the mass contributed by electron is negligible। ठीक है, एंड इज नॉट काउंटेड, उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो क्या काउंट करते हैं? तो आगे लिखेंगे वी ओनली काउंट द मास ऑफ, किसको काउंट करेंगे? वी ओनली काउंट द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के मास को हम काउंट करते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलो ठीक, तो अब कुछ चीजें और हैं, जैसे इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट किया जाए और डिटेल्स में पढ़ा जाए इसको। जैसे देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया तो जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक मास, देखो ध्यान देना, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, एक एटम का जो मास है किसी भी एलिमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, अगर इसी को हम थोड़ा सा और अलग तरीके से बोले, जैसे हम बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम को कि इसमें जो एक एटम का मास है वो किन दो लोगों की वजह से हो रहा है? एक एटम का जो मास है वो दो लोगों की वजह से हो रहा है, किसके किसकी वजह से? मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना? इन दोनों की वजह से तो हो रहा है, प्रोटॉन्स की मास की वजह से और न्यूट्रॉन्स की मास की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स into mass of one proton, number of protons into mass of one protons plus number of neutrons into mass of one neutron। समझना बात को, मास ऑफ वन एटम में हम लोग किसका किसका मास काउंट कर रहे हैं? हम लोग मास काउंट कर रहे हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मास है वो एक प्रोटॉन का है, ठीक है, और मास है एक न्यूट्रॉन का, लेकिन एक एटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन तो नहीं होगा ना, बहुत सारा प्रोटॉन होगा और बहुत सारा न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो उस नंबर को भी आपको देखना पड़ेगा, कितने सारे प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उससे मल्टीप्लाई कर। जैसे मान लो मेरे पास एटम है कार्बन का, तो एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन है? तो 6 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे हमको नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना था? अभी आप लोग लिखे थे मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये देखो यहाँ आ जाओ, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना था? ये देखो 1.67 10 to the power minus 27। ठीक है, 1.67 10 to the power minus 27 से हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा समझाने के लिए लिखा, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा, ये अभी काम नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। हाँ, अब वापस चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। बस भाई, तो देखो इसको कंटिन्यू किया जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर अगर हम मास ऑफ वन प्रोटॉन को पुट कर दें, चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं लिख देता हूँ एनपी, ठीक है, और मास ऑफ वन प्रोटॉन को मैं लिख देता हूँ 1.67 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम 24 लिखा तो ग्राम्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने केजी में लिखा था ना, तो अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें तो इट विल बी इक्वल टू 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे अगर इसको तुम ग्राम में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 9.1 इंटू 10 to the power minus 28 ग्राम, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैं एन एन लिख रहा हूँ, एंड मास ऑफ वन न्यूट्रॉन भी वही होता है जो प्रोटॉन का मास 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम्स में सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो 10 to the power minus 24 जो हो गया ना, 24 minus 24, ये कॉमन हो गया दोनों में, उसको बाहर निकालो, मतलब कॉमन क्या हुआ, देखो हाईलाइट करें अगर कॉमन चीज को, तो कॉमन चीज देखो ये है, ये कॉमन चीज है। चलो एक मिनट, कॉमन चीज ये है, ध्यान देना, ये कॉमन है और ये कॉमन है ना, दोनों कॉमन है, सेम है। तो अगर सेम है तो भैया दोनों को आप क्या करेंगे? दोनों को हम एक जगह बाहर निकालेंगे, 1.67 10 to the power minus 24 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बचा? तो यार इधर अगर बाहर निकाल दिए तो ये बचा इधर से, तो एनपी बचा, है ना, इधर से क्या बचा? एनपी बचा,
और इधर से क्या बचा, एन एन बचा, ठीक है, तो इधर से एन एन बचा, सब कुछ बचा। ओके, तो ये पास अपने पास ये कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो 1.67 है 10⁻24 ग्राम है, यदि इसको आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं एम, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और वहां पे तो एनपी प्लस एन एन है ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब एटॉमिक मास को हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा वो फॉर्मूला, सॉरी, आप इसको याद कर लेंगे सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको अगर हम और भी मैनिपुलेट करें तो एनपी और एन एन ये दोनों एक साथ जो है ना, इस दोनों को मिला दिया जाए तो ये और कुछ नहीं बल्कि मास नंबर होता है ना। तो अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें एक और तरीके से, तो वी कैन आल्सो राइट एटॉमिक मास, therefore atomic mass is equal to मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67, ठीक है, 1.67 10 पर माइनस 24 ग्राम्स में लिखा है तो ग्राम्स में लिखो, केजी में लिखा केजी में लिखो, बट ग्राम्स में लिख के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पूरे चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट मास नंबर, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा ये पूरा हम ग्राम में सॉल्व कर रहे हैं, ग्राम इधर से आप ग्राम उड़ा सकते हो, सॉरी, इधर से आप चाहे तो ग्राम उड़ा सकते हो, ठीक है। ग्राम को मैंने बाहर लिख दिया इस तरह से। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, दो फॉर्मूले आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो पूरा कुछ मिला है एटॉमिक मास, ये जो एटॉमिक मास मिला है ये क्या है, मास ऑफ वन एटम है, और इसका यूनिट क्या है, इन ग्राम्स, ग्राम्स या ग्राम्स में एक एटम का मास है। अच्छा, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको सजा करके इज्जत के साथ बोलेंगे एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, या इसी को हम प्यार से आम बोल सकते हैं शॉर्ट में, एक्चुअल ए ए एम, आम, एक्चुअल एटॉमिक मास, समझे, एक्चुअल एटॉमिक मास, ये होता है आम, ठीक है। तो ये आम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आम, फिर भी और आएगा राम, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सो चलो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फाइंड द आर्म ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। तो देखो आर्म का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल एटॉमिक मास आर्म इज इक्वल टू 1.67 जो लास्ट पेज पे किया था, ये 1.67 10 माइनस 24 10 माइनस 24 इनटू मास नंबर, ठीक है, मास नंबर इन ग्राम्स, ये पूरा ग्राम्स में आएगा, ठीक है। 1.67 10 माइनस 24, बताओ ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है, ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16, ये होता है ना, ये तो होता है। तो मास नंबर यहाँ पे आप पुट करेंगे कितना 16, और यहाँ यूनिट लिखेंगे ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा आपको, सॉल्व करता हूँ रुको, तो आ रहा है 26.72 इंटू 10 माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। सॉरी, ठीक है, इस तरह से करते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो जैसे सेम फाइंड दी आर्म ऑफ कार्बन एटम, चलो इसको खुद से निकालो, निकाल लेंगे, निकालिए 1.67 10 पावर माइनस 24 इंटू मास नंबर, पहले फॉर्मूला इस याद कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है,
ठीक है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद आ जाता है, याद करना भी नहीं पड़ता। तो बताओ कार्बन का क्या होता है, C6, सॉरी C6 और ऊपर में 12, है ना, तो यहाँ पे 12 है इसका, है ना, तो यहाँ मास नंबर में 12 लिख देंगे और पूरा मिलाकर ग्राम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ सॉल्व कर लो चलो। जो भी आ रहा हो, जैसे मेरे पास, अब मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये आ रहा है 20.04 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, इस तरह से करना है बस। तो ये तरीका है यार सॉल्व करने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, इसका नाम है AMU। मैं आज स्टॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे AMU के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, और राम के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।